हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएलएड बीएड एकेडमी। माय नेम इज़ मानवी शर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि कल की क्लास में हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन के फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 पढ़ा था, तो आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर 3 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन इंडिया। ठीक है, भारत में जो संवैधानिक प्रावधान है विशिष्ट बालकों के लिए, वो क्या क्या हैं पहले वो पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है डीएलएड बीएड एकेडमी। वहाँ पर आपको बीएड और डीएलएड के सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप वो नोट्स का फ़ायदा उठाएं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्लास एंड होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी सब्जेक्ट और अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो संवैधानिक प्रावधान हैं भारत में, उनको पढ़ते हैं। भारत का पिछड़े हुए नागरिकों का सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने और उनकी भलाई के लिए समर्पण है। ठीक है, भारत के संविधान में पिछड़े समुदाय की देखभाल करना तथा सुरक्षा के लिए बहुत से प्रावधान किए हैं जिससे इस लक्ष्य की पूर्ति हो सके। 1980 में विस्तृत कानून बनाने के बारे में प्रयास प्रारंभ हुए। 1981 के वे लक्ष्य जिनकी बाधितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषणा की गई, समानता तथा पूर्ण सहयोग के लिए समर्पित हैं। ठीक है, 1989 में बहरुल इस्लाम कमेटी ने 1989 में बहरुल इस्लाम कमेटी ने अनुभव किया कि शारीरिक रूप से बाधितों के अधिकारों की सुरक्षा की जाए। ठीक है, भारत के संविधान की धारा 16 और 46 के अंतर्गत बाधितों की शारीरिक मानसिक कल्याण एवं प्रतिष्ठा के सफल जीवन बिताने के लिए प्रावधान है। ठीक है, तो किस धारा के अंदर हैं बच्चों? 16 और 46। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इस विधान के अनुसार राज्य सरकार शारीरिक व मानसिक बाधितों एवं उनकी चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायित्व है। कौन सी सरकार? राज्य सरकार। ठीक है, जो राज्य सरकार है वो शारीरिक व मानसिक बाधितों एवं उनकी चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में अपंगों की शिक्षा, तो जो उत्तरदायी है जिस चीज़ के लिए, तो वो उत्तरदायित्व किस किस चीज़ के लिए? देखिए, पहले तो अपंगों की शिक्षा, ठीक है, फिर उनका व्यावसायिक प्रशिक्षण, फिर उनका मनोरंजन और उनका सामाजिक सुरक्षा, नौकरी के अवसर और उनका पुनर्वासन। ठीक है, यानी कि रिहेबिलिटेशन। तो ये सब चीज़ें जो है वो सरकार, इनके लिए उत्तरदायित्व है कि इन सब चीज़ों को वो, जो भी बालक हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, उनको ये इन सब चीज़ों के उनको प्रोवाइड कराए, उनको व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण दे, उनको मनोरंजन का भी साधन उनके लिए दे और उनकी सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी जो होती है वो भी उनको प्रोवाइड करवाए, नौकरी के बहुत सारे अवसर उनको प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, भारतीय पुनर्वासन परिषद कानून 1992, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 बनाया गया है, जिसमें विशिष्ट शिक्षा के कार्यों के नियंत्रण हेतु परिषद को अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, ये कानून बनाया गया है जिसमें जो है विशिष्ट शिक्षा के कार्यों के नियंत्रण हेतु परिषद को अधिकार दिए गए हैं। विभिन्न पश्चिमी देशों ने संवैधानिक प्रावधान में अपंगों की समन्वित शिक्षा के पक्ष में दिया है। समझ रहे हैं? जो पश्चिमी देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने संवैधानिक प्रावधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उनका, उन्होंने उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है वो पक्ष दिया है। भारत में यद्यपि ऐसा कोई कानून नहीं है, फिर भी 1964 के पश्चात आने वाले वर्षों में बाधित बालकों की नियमित शिक्षण एवं शिक्षा संस्थाओं में स्थापन हेतु पर्याप्त व्यवस्था को सहयोग मिला है। ठीक है, सन 1970 के दशक के प्रारंभ में शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए समन्वित शिक्षा के लिए समान कार्यक्रम के आरंभ में भारत सरकार द्वारा
विभिन्न राज्यों में की गई इस योजना का नवीनीकरण किया गया तथा अब इसके कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित प्रकार के अपंग सम्मिलित हैं। तो कौन कौन से हैं? एक तो जो मानसिक रूप से मंदित हैं, ठीक है, मेंटली रिटार्डेड हैं, और जो अधिगम असमर्थित हैं, यानी कि जिनकी जो लर्निंग डिसेबल्ड हैं, ठीक है, और दृष्टि बाधित है ना, और श्रवण बाधित, वाणी बाधित और मानसिक दोष, ठीक है, ये सभी जो हैं इसमें सम्मिलित हैं इस योजना में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। पीडब्ल्यूडी अधिनियम सन 1995 में बना था। कब बना था? 1995 में, जिसका कार्य विकलांग व्यक्तियों की समस्या तथा उन्हें पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए था। ठीक है, तो ये किस लिए बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था कि विकलांग व्यक्तियों की जो समस्या है उनका समाधान किया जा सके और उन्हें पूर्ण अधिकार दिया जा सके। ठीक है, जो 7 फरवरी 1996 से लागू कर दिया गया। ठीक है, बना तो था 1995 में, बट जो वो लागू हुआ देश में वो 7 फरवरी 1996 से लागू कर दिया गया था। ठीक है, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के अंतर्गत विकलांग डिसेबल्ड लोगों के लिए समान अवसर तथा राष्ट्र के निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी की बात की गई है। तो क्या बात की गई है? उसमें ये बात कही गई है कि जितने भी डिसेबल्ड पर्सन हैं, डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, उनको समान अवसर मिलने चाहिए और राष्ट्र के निर्माण में उनकी पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान तथा देश की भागीदारी में उनकी वकालत करता है। पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के मुख्य पहलू निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो डिसेबिलिटी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। तो पहला तो ये है कि हमें जो है विकलांगता का पता लगाना है। ठीक है, कि विकलांगता क्या है, फिर उसकी रोकथाम करनी है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अनुसार सर्वप्रथम विकलांगता के जो उत्तरदायी कारक हैं उनका पता लगाएं। ठीक है, सर्वेक्षण, जांच और अनुसंधान के द्वारा विकलांगता के कारणों का पता लगाया जाता है तथा इन कारणों को किस प्रकार से रोका जा सके इस पर अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। विकलांगता निवारण के लिए विभिन्न मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ के कर्मचारियों को इस काम में सहायता ली जाती है। कर्मचारियों की इस काम में सहायता ली जाती है और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों की समय समय पर जांच की जाती है ताकि वे गंभीर रोगों से ग्रसित ना हो। इसके साथ जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। माँ और बच्चे की प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद भली भांति देखभाल की जाती है। इस प्रकार विकलांगता को रोका जाता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का शिक्षा में क्या योगदान है। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के तहत विकलांग बच्चों को 18 साल तक निशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन पाने का अधिकार दिया गया है। कितने साल तक? 18 साल तक पीडब्ल्यूडी एक्ट में। ठीक है, इन बच्चों को आवश्यकताओं के अनुसार उचित परिवहन तथा विभिन्न प्रकार की बाधाओं को हटाना शामिल किया गया है। विकलांग बच्चों के लाभ के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन तथा परीक्षा प्रणाली में बदलाव आदि इस नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा विकलांग है तो उसके लिए कैसा करिकुलम रखना है, ठीक है, करिकुलम में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, ये भी इस एक्ट के अंदर आता है। और जो परीक्षा प्रणाली है, ठीक है, उसमें जो एग्ज़ाम सिस्टम है उसमें क्या क्या बदलाव लाने हैं, ये सब भी इसके अंतर्गत आता है। विकलांग बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए निशुल्क किताबें, ठीक है, बच्चे जो हैं वो जागरूक हो सकें उनके लिए निशुल्क किताबें भी इस एक्ट में दी जाती हैं। ठीक है, स्कॉलरशिप भी दी जाती है, यूनिफॉर्म भी दी जाती हैं और एजुकेशन मटेरियल भी उपलब्ध कराई जाती है तथा इसके साथ विकलांग बच्चों को विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग सुविधाएं तथा उनकी शिक्षण संबंधी समस्याओं पर गहन अध्ययन किया जाता है तथा उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसके साथ ही माता पिता की विकलांग बच्चों की समस्या सुलझाने में मदद की जाती है। ठीक है,
अब ये देखते हैं कि रोजगार में क्या इस एक्ट ने किया है। विकलांग लोगों के लिए सरकारी अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों में 3% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, इस एक्ट में जो है 3% का आरक्षण दिया गया है जो भी विकलांग लोग हैं, जबकि 1% का आरक्षण जो है वो विशेष विकलांग लोगों के लिए दिया गया है, जो निम्न प्रकार है। अधिक और न्यून दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए, श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए, मस्तिष्क से संबंधित विकलांग लोगों के लिए। इसके साथ ही इस नियम में यह प्रावधान रखा गया है कि किसी भी सरकारी तथा सहायता प्राप्त सरकारी संस्थानों में विकलांगों का 3% आरक्षण जरूर होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों? 3% आरक्षण। जबकि किसी भी कर्मचारी को कार्य करने के दौरान अगर विकलांग हो जाता है तो उसे रोजगार तथा सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो काम कर रहा है किसी भी ऑफिस में, तो अगर उस कार्य करने के दौरान यानी कि अपने ऑफिस टाइम के दौरान अगर वो विकलांग हो जाता है तो उसे रोजगार से नहीं हटाया जाएगा, ना ही उसे उसकी सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। केवल उसे उसकी पदवी के अनुसार दूसरे पद पर भेजा जा सकता है। ठीक है, विकलांगता किसी व्यक्ति की तरक्की में बाधा नहीं हो सकती। अब गैर भेदभाव देखते हैं। विकलांग व्यक्तियों को रेल के डिब्बे, सार्वजनिक भावनाओं तथा हवाई जहाज़ों में आसानी से पहुंच प्रदान की गई है। ठीक है, ये सार्वजनिक वाहनों होगा बच्चों। ठीक है, इसको सही कर लेना। विकलांग व्यक्तियों को रेल के डिब्बे, सार्वजनिक वाहनों और हवाई जहाज़ों में आसानी से पहुंच प्रदान की गई है इस एक्ट के दौरान। ठीक है, विकलांग व्यक्ति इन स्थानों पर आ जा सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों, इंतजार भवनों और शौचालयों में व्हील चेयर तथा उनकी ज़रूरत की सामग्री होनी चाहिए, जबकि लिफ्टों में ब्रेल तथा ध्वनि प्रतीकों के प्रावधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो रिसर्च एंड मैन पावर डेवलपमेंट है उसमें ये एक्ट कैसे काम करता है। पीडब्ल्यूडी एक्ट में प्राथमिकता के आधार पर निम्न क्षेत्रों में अनुसंधान को आगे कर उन्नत बनाया जाना चाहिए। विकलांगता का निवारण, सीबीआर शामिल, पुनर्वास सहायक उपकरणों का विकास, कार्य परिचय, कार्यालय व कारखानों में ऑनलाइन संशोधन, विद्यालयों, उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों, वेबसाइट, निकायों और विशेष शिक्षा पुनर्वास, स्पेशल एजुकेशन रिहेबिलिटेशन और जनशक्ति के विकास के लिए अनुसंधान करने के लिए गैर सरकारी अनुसंधान संस्थाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, सकारात्मक कार्यवाही, विकलांग लोगों के लिए सहायक सामग्री और उपकरणों को आसानी से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों के लिए भूमि का आवंटन रियायती दर पर होना चाहिए, जैसे कि घर पर सिर्फ मनोरंजन केंद्र, व्यवसाय, विश्वविद्यालय, फैक्ट्री, कारखाना, अनुसंधान विद्यालय आदि। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा गतिशीलता, सोशल सिक्योरिटी मोबिलिटी, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गैर सरकारी संगठनों के लिए वित्तीय सहायता होनी चाहिए। ठीक है, विकलांग सरकारी कर्मचारी को बीमा कवरेज का लाभ होना चाहिए। ठीक, इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि 1995 में एक्ट में विकलांग व्यक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, विकलांगता का, तो विकलांगता के अंदर ये सब आते हैं, ये जो 7 पॉइंट हैं ये आते हैं। अंधापन, ठीक है, ब्लाइंडनेस जो होता है, कम दृष्टि, लो विजन, कुष्ठ रोग, ठीक है, सुनने में परेशानी, लोकोमोटर विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी। ठीक है, ये यहाँ से इसको हटा दीजिएगा, है ना, ये कुष्ठ रोग है ये खाली। ठीक है, तो अंधापन हो गया एक, तो एक कम दृष्टि हो गई, कुष्ठ रोग हो गया, सुनने में परेशानी, ठीक है, हार्ड ऑफ हियरिंग जिसको कहते हैं, लोकोमोटर विकलांगता एंड मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी। ठीक है, ये सब जो है 1995 में विकलांगता के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब इनके डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। अंधापन उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों में से किसी से पीड़ित होता है, अर्थात या तो दृष्टि का पूर्ण अभाव हो उसमें, ठीक है, बिल्कुल ही ब्लाइंड है वो, या फिर सुधारक लेंस के साथ बेहतर आंख में दृश्य तीक्ष्णता 6/60
या फिर 20/100। स्नेलन से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या फिर दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री या इससे भी कम का कोण घटाती है, ठीक। इसके बाद कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति का देखते हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है लेकिन पीड़ित है, ठीक है, हाथों या पैरों में संवेदना की हानि के साथ साथ आंख और पलक में संवेदना और पैरेसिस का नुकसान, लेकिन कोई प्रकट विकृति नहीं। प्रकट विकृति और पैरेसिस, लेकिन उनके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होना ताकि वे सामान्य आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो सकें। अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ साथ उन्नत आयु जो उसे कोई भी लाभकारी व्यवसाय करने से रोकती है, और अव्यक्ति कुष्ठ रोग मुक्त का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा, ठीक है। अब श्रवण दुर्बलता का देखते हैं। श्रवण दुर्बलता का अर्थ है आवृत्तियों की संवादात्मक सीमा में बेहतर वर्ष में बेहतर, ये कान होगा, ठीक है, बेहतर जो आपका कान है, ठीक है, ये ईयर्स हो गए, बेहतर कान जो होगा आपका उसमें 60 डेसिबल या उससे अधिक की हानि। ये मान लीजिए जैसे कि मतलब हमारे 2 कान होते ही हैं, तो उसमें जो हमारा मान लीजिए एक कान नहीं सुन पा रहा है लेकिन जो दूसरा कान है अगर वो बेहतर है, वो सुन पा रहा है, तो उसमें 60 या उससे अधिक की हानि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बेहतर कान में। चलने की अक्षमता का अर्थ है हड्डियों जोड़ों की मांसपेशियों की अक्षमता जिसके कारण अंगों की गति या किसी भी प्रकार के मस्तिष्क पक्षाघात का पर्याप्त प्रतिबंध होता है, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? सेरेब्रल पाल्सी का अर्थ किसी व्यक्ति की गैर प्रगतिशील स्थितियों का एक समूह है जो असामान्य मोटर नियंत्रण मुद्रा की विशेषता है, जो मस्तिष्क के अपमान या प्रसव पूर्व या विकास की शिशु अवधि में होने वाली चोटों के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। तो जैसे कि मस्तिष्क में अगर कोई चोट पहुंच गई है जिसकी वजह से सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है, उसकी वजह से क्या है, आदमी जो है वो गैर प्रगतिशील स्थितियों का एक उसके अंदर वो समूह पैदा हो जाता है जिसकी वजह से वो अच्छे से प्रगति नहीं कर पाता है। मानसिक मंदता का अर्थ है किसी व्यक्ति के दिमाग के गिरफ्तार या अपूर्ण विकास की स्थिति जो विशेष रूप से बुद्धि की उपसामान्यता की विशेषता है। मानसिक बीमारी मतलब मानसिक मंदता के अलावा कोई मानसिक विकार, ठीक है। अब पीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पढ़ेंगे। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के स्थान पर लाया गया, ठीक है। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में मौजूदा विकलांगता के 7 प्रकारों से बढ़कर 21 प्रकार कर दिए गए हैं, समझ रहे हैं। जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में जो है 7 प्रकार से बढ़ाकर 21 प्रकार कर दिए गए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित कर दिया गया कि केंद्र सरकार के पास विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी, ठीक है। किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई और भी विकलांगता है जो इसमें अपडेट करनी होगी तो वो शक्ति सिर्फ, वो पावर सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में संसद द्वारा पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 वर्ष 2016 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसको लागू 15 जून 2017 से किया गया था। कब से लागू किया गया था? 15 जून 2017 से। इस पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की जगह ली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की विशेषताएं देखते हैं, ठीक है। इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के रूप में परिभाषित किया गया है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में विकलांगता के 7 मौजूदा प्रकारों की जगह 21 मौजूदा प्रकार जोड़ दिए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। अंधापन, कुष्ठ रोग, कम दृष्टि, लोकोमोटर विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता, मस्कुलर विकलांगता, बेसिक सीखने की क्षमता, भाषण और भाषा विकलांगता, हीमोफोलिया, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं। बहरापन, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार,
सुनवाई हानि, बौनापन, मानसिक बीमारी, सेरेब्रल बीमारी, जीर्ण तंत्रिका संबंधी बीमारी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोगी, एसिड अटैक रोग और पार्किंसंस रोग। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में पहली बार भाषण और भाषा विकलांगता को जोड़ा गया है। इसमें एसिड अटैक को भी शामिल किया गया है तथा बीमारी थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग भी पहली बार शामिल किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में सरकार के पास यह अधिकार है कि वह अन्य किसी विकलांगता को इस सूची में शामिल कर सकती है। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार। उपयुक्त सरकारों पर जिम्मेदारी भी डाली गई है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि विकलांग व्यक्ति दूसरों के साथ समान रूप से अधिकारों का आनंद उठा सके। इस एक्ट के तहत उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, भूमि के आवंटन में भी आरक्षण होगा, गरीबी उन्मूलन योजना का लाभ भी होगा। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष की आयु के बीच बेंचमार्क विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चों को मुफ्त शिक्षा अधिकार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री सुलभ भारत अभियान को मजबूत करने के लिए निर्धारित समय सीमा में सरकारी भवनों में पहुंच सुलभ की जाएगी। ठीक है, इसके बाद बेंचमार्क विकलांगता वाले जो भी व्यक्ति होंगे उनके लिए सरकारी संस्थानों में रिक्तियों का आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया। ठीक है, जो पहले 3% हमने पढ़ा था पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में, तो वो 2016 में 4% बढ़ाकर कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में जिला न्यायालय द्वारा संरक्षिता प्रदान करने के प्रावधान हैं। ठीक है, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त के कार्यालय को मजबूत भी किया जाएगा। ठीक, पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में विकलांग राज्य आयुक्तों के कार्यालयों को मजबूती प्रदान की जाएगी, जिन्हें एक सलाहकार समिति द्वारा सहायता भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के अधिकार के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त शिकायत निवारण एजेंसियां के रूप में कार्य करेंगी और अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेंगी कि एक्ट के हिसाब से सब कुछ जो निवारण है वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी अधिनियम चिंताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। ठीक है, और जो संविधान है और ऐसी समितियों के कार्यों का विवरण नियम में राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रीय और राज्य कोष का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही ट्रस्ट फंड और राष्ट्रीय कोष के साथ सदस्यता भी दी जाएगी। इस विधेयक में विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए दंड का प्रावधान होगा। ठीक है, जिन्होंने भी विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ कोई अपराध किया होगा उनके लिए दंड का प्रावधान भी होगा और कानून का उल्लंघन करने पर मजबूती से दंड का प्रावधान दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 अधिनियम का उल्लंघन करने से संबंधित मामलों के लिए सभी जिलों में विशेष न्यायालयों को नामित किया जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आरटीई एक्ट। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 राइट इन एजुकेशन एक्ट शिक्षा के अधिकार अधिनियम की एक बहुत लंबी कहानी है। प्रारंभ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में शिक्षा की घोषणा की गई थी कि सभी राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के अंदर सभी बालक और बालिकाओं को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे और तभी से सभी राज्यों ने 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के प्रयास करने शुरू कर दिए थे। आगे चलकर 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जो निम्न प्रकार से है। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की एक ऐसी नीति बनाएगा जो राज्य विधि द्वारा आधारित और उपबंध हो और इसी 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 का में वर्णित मूल कर्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य
51 टा जोड़ा गया, जो इस प्रकार है। माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति स्थित बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। आगे चलकर 2009 में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया, जिससे संक्षेप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 कहते हैं। सरकार ने इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया था। ठीक है, कब से लागू किया था आरटी एक्ट को? 1 अप्रैल 2010 से। अब ये देखते हैं कि आरटीई का महत्व क्या है। अगर हम राइट टू एजुकेशन एक्ट के महत्व पर बात करें तो आरटीई एक्ट का देश की शिक्षा प्रणाली के लिए गहरा महत्व है, क्योंकि भारत की शिक्षा प्रणाली में इसने एक आदर्श बदलाव किया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिस कारण यह अनिवार्य हो जाता है कि इसके नागरिक शिक्षित हों, और ऐसा होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षा कैसी हो? सार्वभौमिक हो। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने इसे कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है और सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार पे डाल दी है। अब इसके विशेषताएं देख लेते हैं आरटी एक्ट की। आरटी एक्ट 2009 में 6 से 14 आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, ऐसे बच्चे जो 6 से 14 आयु वर्ग के हैं और अशिक्षित व विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वैसे बालकों को चिन्हित करने का कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति और स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। प्रबंधन समिति और स्थानीय निकाय ही बालकों के चिन्हांकन के लिए घर घर में सर्वेक्षण करेंगे। कौन करेंगे? प्रबंधन समिति और स्थानीय निकाय। पर ये जो है बालकों के घर घर जाकर सर्वे करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से बालक हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। परिवार स्तर पर सर्वेक्षण करने से प्राथमिक शिक्षा से वंचित बालकों को ढूंढने में आसानी होगी। प्रत्येक निजी विद्यालय में 2% स्थान कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। कितने? 2%। ठीक है, इन बच्चों से वही फीस लिया जाएगा जो सरकारी विद्यालय के छात्रों से लिया जाता है। निजी स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकन के दौरान 25% सीटें कमजोर वर्ग के बालकों के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, कितनी? 25% सीटें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बच्चों को ना स्कूल फीस देनी होगी, ना स्कूल ड्रेस खरीदना होगा, ना ही पुस्तकें खरीदनी होंगी। सरकार पुस्तकें, यूनिफॉर्म और मिड डे मील मुफ्त में मुहैया कराएगी। ठीक है, विद्यार्थियों को ना तो अगली कक्षा में जाने से रोका जाएगा, ना ही निकाला जाएगा, और ना ही बोर्ड एग्जाम पास करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। 6 वर्ष के सभी बच्चों का नामांकन करना, उनका एनरोलमेंट करना। कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के रूप में परिभाषित करना। प्राथमिक शिक्षा पूरा होने से पहले किसी भी बच्चे को कक्षा में रोका नहीं जाए। ठीक है, तो जितनी भी वो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो पूरी जो है बच्चे की कर दी जाए, चाहे वो फेल हो चाहे वो पास हो, उसको कक्षा में रोका ना जाए। बच्चे को कक्षा 8 तक किसी भी कक्षा में फेल या अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। ठीक है, बच्चा 1 से 8 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरा करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रमाण पत्र। अगर किसी बच्चे की उम्र 6 वर्ष से अधिक है और वह बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसका नामांकन नहीं हुआ है, तो उस बच्चे का नामांकन उम्र के अनुसार उचित कक्षा में किया जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक दंड का प्रावधान नहीं करता है। ठीक है, मानसिक दंड देने का प्रावधान नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि स्कूलों में बच्चों को ना तो फिजिकली उनको कोई पनिशमेंट दी जाए, ना ही मेंटली। ठीक है, कोई भी सरकारी शिक्षक या शिक्षिका निजी शिक्षण संस्थान खोलकर निजी शिक्षण गतिविधियां नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी जो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट टीचर है तो वो प्राइवेट टीचिंग सेंटर नहीं खोल सकता। ठीक है, इसके बाद आरटी एक्ट के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षक छात्र का अनुपात 1:30 है, यानी कि 1 शिक्षक पर 30 विद्यार्थी हों। ठीक है, विद्यालयों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो। आवश्यक दस्तावेज की वजह से किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश से रोका ना जाए। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मानव संसाधन और विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यह फैसला मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया है। इस बैठक के दौरान मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं देश के 1000 से अधिक विश्वविद्यालय, 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों और 33 करोड़ छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूं। नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट और उसका उद्देश्य। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और मानव संसाधन विकास रमेश पोखरियाल ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की। इससे पहले 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा की थी, जिसके लिए पूर्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा मसौदा तैयार किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य व लक्ष्य भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य शैक्षिक क्षेत्र में भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना है और भारत के लिए नई शैक्षिक नीतियां के माध्यम से संपूर्ण भारत में शिक्षा का उचित स्तर प्रदान करना है, जिससे शैक्षिक क्षेत्र की गुणवत्ता उच्च हो सके। भारत में बच्चों को तकनीकी तथा रचनात्मकता के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता का महत्व से अवगत कराना नई शिक्षा का उद्देश्य है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए यह केंद्र सरकार के तहत नई शिक्षा नीति को शुरू किया गया है। ठीक है, अब इसके फीचर्स देखते हैं। जो मुख्य इसके फीचर्स हैं, इसकी विशेषताएं हैं। पहली तो ये कि उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो जो नई शिक्षा नीति है उसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए क्या होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा, कराना चाहे तो करा सकती है, वरना ये अनिवार्य नहीं होगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम की मिलेगी सुविधा, बिना एमफिल के सीधा PhD कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री दी जाएगी। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर MA और उसके बाद बिना एमफिल के सीधा PhD कर सकते हैं। ठीक है, बोर्ड परीक्षा पैटर्न में बदलाव होगा। जो नई शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने के लिए प्रावधान बनाए जाएंगे। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्रों के साथ साथ माता पिता भी बहुत तनाव में रहते हैं, जिसे कम करने की बात की गई है। NEP के अनुसार ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षा जारी रखी जाएगी। बोर्ड परीक्षा को आसान बनाया जाएगा क्योंकि वे कोचिंग या याद रखने के बजाय मुख्य रूप से मुख्य क्षमताओं, दक्षताओं का परीक्षण करेंगे। NEP ने बताया कि NCERT द्वारा SCERTs, बोर्ड ऑफ असेसमेंट और परख, प्रस्तावित नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र आदि के साथ दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। शिक्षकों के लिए पेशेवर मानक लागू किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी टीचर्स हैं ये उनके लिए है कि नई शिक्षा नीति का एक मुख्य आकर्षक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों NPST का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट है, जो 2022 तक एक राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद NCTE द्वारा विकसित किया जाएगा। नीति यह भी बताती है कि NCTE को एक सामान्य शिक्षा परिषद GEC के तहत एक पेशेवर मानक सेटिंग बॉडी PSSB के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा। नीति यह भी बताती है कि 2030 तक शिक्षक शिक्षा को धीरे धीरे बहुविषयक कॉलेजों और विद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री हो जाएगी। 2 वर्षीय B.Ed कार्यक्रम केवल उन लोगों के लिए भी प्रस्तुत किए जाएंगे जिन्होंने पहले से ही अन्य विशिष्ट विषयों में स्नातक डिग्री प्राप्त की है। यानी कि जो बच्चे पहले से ही ग्रेजुएट हैं उनके लिए सिर्फ 2 B.Ed डिग्री जो है 2 वर्षीय B.Ed डिग्री
जो प्रोग्राम है वो प्रस्तुत किया जाएगा। एडॉप्टेड 1 वर्षीय बीएड उन लोगों के लिए कार्यक्रम जिन्होंने 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर डिग्री के समकक्ष पूरा कर लिया है या जिन्होंने एक विशेषता में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और उस विशेषता में विषय शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं। ओपन डिस्टेंस लर्निंग के लिए मान्यता वाले बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान भी उच्च गुणवत्ता वाले बीएड मिश्रित या ओपन डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल मोड कोर्स करवा सकेंगे। ठीक है। संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर दिया जाएगा जोर। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को मंजूरी दी गई कि शिक्षा नीति में संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं पर महत्वपूर्ण जोर देते हुए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है। एनईपी आईआईटी के अनुसार स्थापित किया जाएगा जो उसके अनुवाद और व्याख्या प्रयासों में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करेगा। नीति की एक अन्य विशेषता यह है कि संस्कृत को स्कूल में मजबूत प्रसाद के साथ मुख्य धारा बनाया जाएगा, जिनमें तीन भाषा सूत्र में भाषा के विकल्पों में से एक साथ ही उच्च शिक्षा भी शामिल होगी। ठीक है। संस्कृत विश्वविद्यालय भी उच्च शिक्षा के बड़े बहुविषयक संस्थान बनने की ओर अग्रसर किए जाएंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं को भी शिक्षा जगत में बढ़ावा देने की बात की गई है। व्यावसायिक शिक्षाओं को नई शिक्षा नीति के दायरे में लाया गया है। नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इस दायरे में लाया गया है। जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा के क्षेत्र में लगाया जाएगा। सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि जीडीपी का 6% जो है वो शिक्षा में लगाया जाएगा और जो पहले 4.43% था। ठीक है। इसमें बढ़ोतरी करके शिक्षा का क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। यूएस की एनएसएफ की तर्ज पर एनआरएफ। ठीक है। यूएस की जो एनएसएफ है उसकी तर्ज पर एनआरएफ ला रही है सरकार। ठीक है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करेगा। ये शिक्षा के साथ रिसर्च में हमें आगे आने में मदद करेगा। इसके अलावा ये बड़े प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग करेगा। स्कूल से लेकर कॉलेज तक 5+3+3+4 पैटर्न पर होगी पढ़ाई। ठीक है। अब आइए वो पैटर्न देख लेते हैं कैसा है। नई शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है जिसमें बुनियादी तौर पर बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षिक क्षेत्र को तकनीकी से भी जोड़ा जाएगा, जिसमें सभी स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल इक्विपमेंट दिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति में सभी प्रकार की शैक्षिक विषय वस्तु को प्रमुखता उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में भी ट्रांसलेट किया जाएगा, जिससे शैक्षिक क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा मिल सके। 6वीं कक्षा से बच्चों को व्यावसायिक परीक्षण इंटर्नशिप दी जाएगी। कितने से? 6वीं कक्षा से। ठीक है। जो व्यावसायिक परीक्षण इंटर्नशिप है वो दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के भीतर अब पढ़ाई में कई प्रकार के अन्य विकल्प बच्चों को दिए जाएंगे। अब 10वीं कक्षा में अन्य विकल्पों को भी रखा जाएगा, जिसमें छात्र कोई स्ट्रीम न चुनकर अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके। ठीक है। नई शिक्षा नीति, अब ये देखते हैं जो नई शिक्षा नीति है। देखिए पहले तो जो है 6 से 16 तक बच्चा पढ़ता था और जो दूसरी स्टेज थी वो ये थी कि 16 से 18 तक वो बड़ी हायर स्टेज पे पढ़ता था। लेकिन अब जो है सबसे पहले जो होगी, जो जिसे हम आंगनवाड़ी कहते हैं, वो होगी 3 साल के बच्चों के लिए। ठीक है। जो प्री स्कूल जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद जब वो बड़ा होगा, फिर वो जब 6 से 8 वर्ष का होगा तो वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में जाएगा। ठीक है। तो ये जो 5 वर्ष की है, इसको हम फाउंडेशन स्टेज कहते हैं, इस स्टेज को। ठीक है। इसके बाद ये प्रिपरेटरी स्टेज है। ठीक है। कक्षा 3 से 5 तक की ये प्रिपरेटरी स्टेज है और कक्षा 6 से 8 तक की ये मिडिल स्टेज है और ये कक्षा 9 से 12 की ये जो है सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस में हमारा ये नया शैक्षणिक जो पाठ्यक्रम है, जो ढांचा है, वो बनाया गया है। ठीक है।
इसके बाद हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को 6वीं कक्षा से ही कोडिंग भी सिखाई जाएगी। ठीक है, कोडिंग कब से सिखाई जाएगी? 6वीं कक्षा से। शैक्षिक क्षेत्र में वर्चुअल लैब को भी बनाया जाएगा, जिससे शैक्षिक क्षेत्रों की गुणवत्ता को उच्च किया जा सके। नई शिक्षा नीति के तहत वर्षों से चली आ रही 10+2 पैटर्न को बदलकर 5+3+3+4 पैटर्न में बदल दिया जाएगा, जिससे 3 साल की फ्री नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बच्चों को दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के भीतर शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा, जिसमें कुछ शैक्षिक क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है, जैसे कि मेडिकल और लॉ। ठीक है, और जो लास्ट है वो ये है कि लड़कियों के लिए सुरक्षित वातावरण भी दिया जाएगा, और जो कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय हैं वो और भी खोले जाएंगे अधिक संख्या में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था बच्चों। आज हमने बहुत सारे एक्ट्स देख लिए और उनकी विशेषताएं देख ली। ठीक है, कल की क्लास में मैं आप लोगों के लिए यूनिट 2 लेकर आऊँगी। तो क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।